नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधी रात हॉरर चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानियाँ विदेशों में घटी कुछ सच्ची डरावनी घटनाओं के बारे में हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की पहली घटना माइकल नाम के शख्स के साथ घटी थी, जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर रात को टैक्सी चलाया करता था। तो आगे ये घटना माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने वाला हूँ। साल था 2016। मैं माइकल पिछले 10 सालों से न्यूयॉर्क की सड़कों पर टैक्सी चला रहा था। रात की शिफ्ट हमेशा मेरी पसंदीदा रही है। कम ट्रैफिक, ज़्यादा शांति और कई बार अच्छे पैसे भी मिल जाते थे। लेकिन इस काम के दौरान मैंने कई अजीबोगरीब यात्रियों को टैक्सी में बैठाया था। कई बार डरावने और अजीब हालात भी देखे थे। मगर उस रात जो हुआ वह मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक याद बन गया था। उस दिन रात के करीब 2 बजे का समय था। हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा पूरे शहर में बह रही थी। पानी की छोटी छोटी बूंदें मेरी टैक्सी की विंडशील्ड पर गिर रही थी, जिन्हें वाइपर बार बार साफ कर रहा था। सड़कें लगभग सुनसान थी। बस कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक आखिरी सवारी लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने अपना टैक्सी ऐप ऑन किया और कुछ ही सेकंड में एक राइड रिक्वेस्ट आई। लोकेशन शहर के बाहरी इलाके में थी, एक सुनसान जगह पर। जहाँ से वो लोकेशन आई थी वहाँ पर कुछ टैक्सी ड्राइवर जाया नहीं करते थे। क्यों नहीं जाया करते थे ये तो मुझे नहीं पता था। मैंने लोकेशन को गौर से देखा। वह जगह मेरे जाने पहचाने इलाकों से थोड़ी अलग थी। न्यूयॉर्क के बाहर एक पुरानी सड़क जो शहर के कोने से निकलती थी, वहाँ जाकर ख़त्म होती थी। वहाँ शायद ही कोई रुकता होगा। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर पैदा हो गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे उस लोकेशन की ओर बढ़ने लगा। सड़कें सुन्नी हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी बारिश की बूंदों में चमक रही थी, जिससे माहौल और ज़्यादा रहस्यमय लग रहा था। जैसे जैसे मैं लोकेशन के करीब पहुंचा, सड़क और ज़्यादा वीरान होती चली गई। आखिरकार मैंने टैक्सी धीमी की और इधर उधर देखा। दूर कोहरे के बीच एक आदमी खड़ा था। वह लंबा था, एक बड़ा और पुराना कोट पहने हुए। बारिश की हल्की बूंदें उसके कोट से टकरा रही थी, मगर वह टस से मस नहीं हो रहा था। वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बारिश में बिल्कुल भी भीग नहीं रहा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात थी उसकी आंखें। जैसे ही मेरी टैक्सी की हेडलाइट उस पर पड़ी, उसकी आंखें हल्की हल्की चमकने लगी, जैसे किसी जानवर की आंखें रात में चमकती है। मैं कुछ पलों तक उसे देखता रहा, फिर खिड़की नीचे की और पूछा, कहाँ जाना है सर? उसने एक पल को मुझे देखा। उसकी आंखें अजीब ठंडी थी, जैसे उसमें कोई भावना ही न हो। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, हिल साइड एवेन्यू नंबर 47। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस आदमी ने टैक्सी का दरवाज़ा धीरे से बंद किया और बिना कुछ बोले खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने कई बार यात्रियों के साथ बातचीत करके माहौल हल्का करने की कोशिश की थी, लेकिन उस आदमी से बात करने का मन नहीं किया। उसकी खामोशी भारी थी, जैसे टैक्सी में कोई अदृश्य बोझ आ गया हो। कुछ ही मिनटों में मुझे टैक्सी के अंदर अजीब ठंडक महसूस होने लगी। हीटर चालू था, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। ये असामान्य था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वह आदमी अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थी। कुछ देर बाद हम हिल साइड एवेन्यू पहुंचे। सड़क सुनसान थी, न कोई आदमी न कोई आवाज़। यहाँ तक कुत्तों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। हल्की बारिश अब भी हो रही थी और कोहरे ने चारों ओर एक अजीब सा पर्दा डाल दिया था। जब मैंने नंबर 47 देखा तो मेरा दिल एक पल के लिए थम गया था। वह घर बुरी हालत में था। लकड़ी की दीवारें जर्जर हो चुकी थी, खिड़कियां पर टूटी हुई झाड़ियां लटकी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगी थी। घर में कोई रोशनी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, बस चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। उसे देखकर एक बार मैं सचमुच डर गया था। फिर भी वह आदमी बड़ी शांति से बोला, यहाँ रुक जाओ। मैंने धीरे से टैक्सी रोकी। वह बिना कुछ कहे पैसे निकाल कर मेरी ओर बढ़ाने लगा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और ये भी मैंने नोटिस किया कि उसका कोट बिल्कुल भिगा हुआ नहीं था। जैसे ही उसने पैसे दिए, उसने दरवाज़ा खोला और गेट की तरफ बढ़ गया। मैं उसे देख रहा था। जैसे ही वह घर के गेट तक पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया और फिर खुद ब खुद बंद हो गया था। कोई आवाज़ नहीं, कोई झटका नहीं, यहाँ तक उसने छुआ भी नहीं था।
बस दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गया था। उस पल मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया। मैंने जल्दी से टैक्सी घुमाई और वहाँ से निकल गया। एक हफ्ते बाद मैं फिर उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन जब मैं नंबर 47 के सामने पहुँचा तो मैंने जो देखा उससे मेरी सांसें ही रोक दी थी। घर एक खंडर था, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, दीवारें काई से ढकी थी, दरवाजे पर मोटी धूल की परत चढ़ी थी। क्या यह वही घर था? लेकिन मैंने तो एक हफ्ते पहले क्या यह वही घर था? लेकिन मैंने तो एक हफ्ते पहले इसी घर में किसी को जाते हुए देखा था। मैं पास की एक पुरानी दुकान पर रुका। वहाँ एक बूढ़े आदमी से पूछा, इस घर में कौन रहता है? उसने मेरी ओर गहरी नज़रों से देखा और धीरे से कहा, कोई नहीं, ये घर 30 साल से खाली पड़ा है। लेकिन मैंने एक हफ्ते पहले एक रात को यहाँ एक आदमी को छोड़ा था। बूढ़े आदमी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने थोड़ा पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, 1986 में इस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक हादसे में पूरा घर जलकर खाक हो गया। कोई भी नहीं बचा। तब से ये घर वीरान पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में एक आदमी को यहाँ आते देखा है और फिर वह अचानक गायब हो जाता है। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। वह आदमी जिसे मैंने एक हफ्ते पहले एक रात को अपनी टैक्सी में बैठाया था, क्या वह इंसान था भी? उस दिन के बाद मैंने कभी उस इलाके में टैक्सी नहीं चलाई। लेकिन जब भी रात में मैं अपनी टैक्सी के रियर व्यू मिरर में देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी पिछली सीट पर बैठा हो और मुझे घूर रहा हो। तो दोस्तों, ये इतिहास की हमारी पहली घटना। आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की हमारी दूसरी घटना। ये दूसरी घटना केती नाम की लेडी के साथ घटी थी। तो आगे की घटना मैं केती के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने वाला हूँ। ये घटना 2006 की है और उसी साल मेरे पति से मेरा तलाक हुआ था और मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे गेलेन और बेटी लिसा और अपने पालतू बिल्ली और कुत्ते के साथ इनलैंड एम्पायर से बाहर जाकर किसी और जगह रहूँगी। लेकिन यह फैसला एक बड़ी गलती साबित हुआ। कई दिक्कतें आई और मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। आखिरकार मैंने कैलिफोर्निया के हाई डेजर्ट में एटलांटा शहर में एक अच्छा घर खरीद लिया। यह एक सुंदर स्पेनिश स्टाइल का घर था जो 1993 में बना था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जल्दी घर में अजीब घटनाएं होने लगी। मेरी काली और सफ़ेद रंग की प्यारी बिल्ली सिल्विया हमेशा अजीब हरकतें करती थी। वह अक्सर घर के हॉलवे के दरवाजे पर बैठ जाती और एकटक अंधेरे हॉलवे की तरफ देखती रहती। ऐसा लगता था जैसे वह वहाँ किसी को देख रही हो। लेकिन जब भी मैं उसकी नज़रों का पीछा करते हुए हॉलवे में देखती, वहाँ कुछ भी नहीं होता था। रात में सिल्विया कई बार मेरे बेडरूम के दरवाजे पर पंजे मारती, अंदर आने के लिए बेताब हो जाती। वह अपने पंजे दरवाजे के नीचे से अंदर डालने की कोशिश करती और रोने जैसी आवाज़ें निकालती। यह बहुत अजीब था। मैं हमेशा उसे अंदर आने देती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। एक दिन मेरा बेटा गेलेन मेरे पास आया और पूछा, क्या तुमने कोई ख़राब मांस बाहर छोड़ा है? मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि पूरी रसोई में सड़े हुए खून से भरे कच्चे मांस जैसी भयानक बदबू आ रही थी। हमने पूरी रसोई और घर के बाकी हिस्सों को छान मारा, लेकिन हमें कहीं भी बदबू का कोई कारण नहीं मिला। ये बदबू कुछ दिनों तक रहती और फिर गायब हो जाती। फिर 1-2 महीने बाद यह अचानक वापस आ जाती। हमारा पालतू कुत्ता कई बार छत की ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगता। कभी कभी रात में ऐसा लगता जैसे कोई हमारे बेडरूम के कालीन पर धीरे धीरे पैर घसीट रहा हो। कई बार दरवाज़ा के हैंडल अपने आप हिलने लगते। मैंने और मेरे बच्चों ने कई बार अपनी चीज़ों को खुद से सरकते हुए देखा, जैसे हेयर ब्रश, टूथपेस्ट अपने आप ड्रेसिंग टेबल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चले जाते थे। एक रात मेरी बेटी लिसा घर के बाहर पोर्च लाइट के नीचे रस्सी कूद रही थी। अचानक उसने तेज चीख मारी। मैं भागते हुए बाहर गई तो देखा वह घबराई हुई अंदर दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और वह हाँफ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने छत पर कुछ देखा, कोई बहुत बड़ा, बालों से भरा और झुका हुआ डरावना प्राणी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह मुझे देख रहा था। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई।
उस घर में रहते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। जब भी मैं हॉलवे से गुजरती ऐसा लगता कि कोई साया मेरे ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जब भी मैं पलट कर देखती वहाँ कुछ नहीं होता था। सिल्वा की हरकतें और ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। वह पूरी रात हॉलवे की तरफ देखती रहती और कभी कभी बिना किसी कारण के गुर्राने लगती। हमने इस घर में पूरा 1 साल बिताया और हर महीने कुछ ना कुछ अजीब होता रहा, लेकिन आखिरकार जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने सैन बर्नार्डिनो वापस जाने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि इस घर में क्या था, कोई अशुभ आत्मा थी या कुछ और, लेकिन मैं जानती थी कि वह अनुभव सिर्फ एक भ्रम नहीं था। आज भी जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दूसरी घटना। आइए सुनते हैं आज की हमारी तीसरी घटना। ये तीसरी घटना एना नाम की लड़की के साथ घटित थी जो इटली के दूर दराज इलाकों में हाइकिंग करने के लिए गई थी। तो आगे की घटना मैं एना के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम एना है और मैं 26 साल की हूँ और मुझे बचपन से ही पहाड़ियों में घूमना बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी हर गर्मी की छुट्टी में मैं अपनी बहन और छोटे कजिन के साथ अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से पहाड़ी गांव में जाती थी। यह सिलसिला तब तक चला जब तक मैं 14 साल की नहीं हो गई। वहाँ की शांत वादियों, ठंडी हवा और ऊंचे ऊंचे पेड़ मुझे हमेशा से आकर्षित करते थे। बचपन की इन्हीं यादों ने मुझे बड़ा होने के बाद भी पहाड़ों के प्रति मेरा प्यार बनाए रखा। अब हर साल गर्मियों में मैं अपने बॉयफ्रेंड लुका के साथ पहाड़ी में लंबी हाइकिंग के लिए जाती हूँ। अक्सर हम कठिन रास्तों पर चलते हैं जहाँ कोई और इंसान नहीं होता है, बस हम, पहाड़ और चारों तरफ फैली शांति। अगर चढ़ाई बहुत लंबी होती है तो हम आधे रास्ते में रुककर कैंपिंग भी करते हैं। लेकिन एक बार जो मैंने देखा वह आज भी मेरी रूह तक सिरन पैदा कर देता है। उस दिन हम इटली के एक खूबसूरत पहाड़ पर चढ़ रहे थे। पहाड़ की चोटी एक झील के पास थी और वहां पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। धीरे धीरे चलते हुए मैं पहले ही ऊपर पहुंच गई, जबकि लुका अभी भी पीछे था। मैं वहां एक बड़े पत्थर पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। आसमान साफ था, सूरज की हल्की गर्मी पूरे पहाड़ को सुनहरा बना रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन पर तितलियां मंडरा रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। झील का पानी गहरा नीला रंग लग रहा था और उसके चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। उस ऊंचाई से पूरी घाटी का नजारा किसी सड़क से कम नहीं था। मुझे पहाड़ की शांति हमेशा से पसंद रही है। मैं बस वहां बैठी उस नज़ारे का आनंद ले रही थी जब अचानक मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कुछ है। मेरी पीठ के पीछे एक हल्की ढलान थी जो ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन उसके नीचे घना जंगल था। मैंने पीछे मुड़कर नीचे झांका और तभी मेरे सांसें थम गई। नीचे एक चायमोश था, एक पहाड़ी हिरन जैसा जीव। मैं उत्साहित हो गई क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं और मुझे इन्हें देखने का मौका बहुत कम मिला था। उसका शरीर हल्के भूरे रंग का था। उसकी गर्दन से लेकर पूंछ तक एक काली रेखा थी, लेकिन फिर मेरी नज़र उसके पैरों पर गई और मैं पूरी तरह से जम गई। उसके अगले पैर आम हिरणों की तरह खुर वाले नहीं थे। उनके अंत में 3 मोटी अंगुलियां थी जो किसी बड़े पंछी के पंजों जैसी दिख रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकीली भी नहीं थी। उसके पिछले पैर बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, लेकिन उसके अगले पैर वे कुछ अलग थे। मैंने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसके चेहरे पर नाक और माथा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वह जगह पूरी तरह से सपाट थी। मुझे उसकी आंखों और मुंह नहीं दिख रहे थे, लेकिन जहाँ उसकी नाक होनी चाहिए थे वहाँ कुछ भी नहीं था। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ की जल्दी ना हो। वह बिना किसी परेशानी के जंगल के अंदर चला गया और फिर वहाँ केवल अंधेरा रह गया। मैं पूरी तरह से स्तब्ध थी।
कुछ ही पलों में लूका भी ऊपर आ गया। मैंने उसे सारी घटना बताई, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक समझा और हंसने लगा। हम जब पहाड़ के नीचे उतर रहे थे, तब भी मैं उस अजीब जीव के बारे में सोच रही थी। जब हम पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तब भी मैं उस जीव के बारे में सोच रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये मेरी कल्पना थी, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। अगर ये कोई साधारण जानवर था तो उसका चेहरा इतना अजीब क्यों था? उसके अगले पैर आम हिरणों जैसे क्यों नहीं थे? आज जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि शायद यह कोई प्राचीन आत्मा थी, कोई देवता जो किसी जानवर के रूप में वहाँ आया था। लेकिन फिर भी अगर वह वास्तव में वहाँ था तो क्या मैं अकेली थी जिसने उसे देखा? क्या कभी किसी और ने भी इस पहाड़ पर इस अजीब जीव को देखा होगा? उस पहाड़ के नीचे कोई गांव नहीं था, इसलिए मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा है या नहीं। मुझे नहीं पता उस दिन मैंने क्या देखा, लेकिन वह दृश्य मेरे दिमाग में कभी नहीं मिटेगा। वह पहाड़ आज भी वहीं खड़ा होगा और शायद उस जंगल में वह अजीब जीव भी अब भी वहीं कहीं घूम रहा होगा, किसी और के दिखने के इंतजार में।